हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर। पिछले प्लेलिस्ट के अगर आप वीडियोस देखें तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर 1 के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं तो वहां आपको पहले से बने हुए वीडियोस भी मिलेंगे जो काफी पॉपुलर हैं और आपको बहुत काम आएंगे आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने में। तो वहां से भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नाम इसका एजुकेशन ऑफिशियल। एंड ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट, सुपरस्टार बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। नाम है इसका सुपरस्टार बैच और बैच कोड है सुपरस्टार 23। दिस बैच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर क्लास 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। तो जरूर इसका हिस्सा बनिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है मैनेजमेंट की तो याद रखिए, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। जो मैनेजर का काम है, जो उसका कार्य करने का पद्धति है, जिससे वो काम करता है, काम की उसकी जो कार्यशैली है, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल। यानी लोगों के साथ रहकर ग्रुप एक्टिविटी की तरह जब आप काम करवाते हैं और लोगों से आसानी से काम निकलवा लेते हैं ना, इसी कला को मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, यहां पर हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं मैनेजमेंट के बारे में। L.A. एलन कहते हैं मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज and this definition focuses on the role of manager in the form of different functions। यानी जो कार्य हमारा मैनेजर करता है ना भाई, वो कार्य ही फंक्शंस के रूप में उसे निभाना पड़ता है बार बार लगातार। तो डिफरेंट फंक्शंस हैं दोस्तों, ये अलग अलग फंक्शंस ही इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस ही मैनेजर का काम है। मैनेजर को यही ठीक से निभाने हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सफलता आसानी से बढ़ती जाए और ज्यादा मुनाफा ऑर्गेनाइजेशन कमा पाए। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग। शुरुआत होती है प्लानिंग से कि यार मैं गोल्स क्या बनाऊंगा, मेरा एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, मेरे को कितने प्रॉफिट कमाने हैं, कितना सेल्स होना चाहिए। एक मकसद होता है, वरना अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा साला कहीं नहीं पहुंचा। याद रखिए, आपको बस ऐसे ही नहीं दौड़ना है, रेस में आपका कुछ लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल भी कर पाएंगे। तो प्लानिंग से शुरुआत होती है और एंड होता है कंट्रोलिंग से कि भैया जो सोचा था वो एग्जैक्टली हो भी पाया या नहीं। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पर आप देखते हैं कि यार जो सोचा था, जितना सोचा था उतना हो पाया या नहीं। तो इस प्रकार के अलग अलग फंक्शन है और खासियत यह है दैट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन। यानी हर फंक्शन मैनेजर का बहुत जरूरी है। मैनेजर का काम ही कुछ इस प्रकार का है कि हर काम उसका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। उसे प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, तभी वो ऑर्गेनाइजिंग कर पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत जरूरी है, तभी वो स्टाफिंग कर पाएगा। स्टाफ लाया है तो उसे डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, डायरेक्टिंग भी बहुत जरूरी। हर फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड। और इस चैप्टर की खासियत यह है कि हम हर फंक्शन को बारीकी से समझने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इंटर रिलेटेड, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। इनको हम मैनेजमेंट के इन फंक्शंस को हम मैनेजर से कभी अलग नहीं कर सकते। बहुत जबरदस्त फंक्शंस हैं ये मैनेजमेंट फंक्शंस, कंसर्न विद ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो या अपर लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर टाइप के मैनेजर को ये प्रिंसिपल्स, ये फंक्शंस को निभाना ही पड़ता है। दोस्तों, डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। और यहां पर एक बढ़िया सा जो हेनरी फेयोल भाई साहब का डेफिनेशन है वो आप सभी को दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन मैनेजमेंट का ये दे रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है और आपको आंसर लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या कहते हैं हमारे हेनरी फेयोल भाई साहब? हेनरी फेयोल सेज दैट टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मैनेज इज टू फोरकास्ट, मैनेज इज टू फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी दूर की सोचना, आगे की सोचना, प्लान करना कि यार आगे सिचुएशन कैसी हो सकती है और मुझे किस तरह से काम निकलवाना है। तो मैनेज करना यानी फोरकास्ट करना, इसके अलावा प्लान करना, आगे की सोचना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और कमांड करना, लोगों को बताना कैसे काम करना है। जो एम्प्लॉइज हैं आपके, जो सबऑर्डिनेट्स हैं आपके, जो ग्रुप के अंदर लोग हैं, उन्हें समझाना कि किस तरह से काम करना, उन्हें कमांड करना और आखिर में कंट्रोलिंग करना, यानी जितना सोचा था उतना काम हुआ या नहीं इसकी जांच पड़ताल करना। तो कुल मिलाकर के व्हाट इज हेनरी फेयोल ट्राइंग टू से? तो हेनरी फेयोल कहते हैं FPOCC। क्या कह रहे हैं? FPOCC,
FPOCC, FPOCC, FPOCC, forecast, plan, organize, command and control, forecast, plan, organize, command and control, forecast, plan, organize, command and control, forecast, plan, organize, कमांड एंड कंट्रोल। एकदम आसान सा यहां पर हेनरी फ्योल का डेफिनेशन आ जाता है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, कमांड एंड टू कंट्रोल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहली स्लाइड आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आसानी से दे पा रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लुथर गुलिक भाई साहब क्या कह रहे हैं वो समझ लेते हैं। लुथर गुलिक जो है मैनेजमेंट के बड़े गुरु हैं और उन्होंने पॉस डी कॉब इस नाम से मैनेजमेंट के फंक्शंस को अपने सामने पेश किया है। पॉस डी कॉब ये हैं मैनेजर के काम, ये हैं मैनेजर के फंक्शंस और मैनेजमेंट के इन्हीं फंक्शंस को हमें आज के इस चैप्टर नंबर 2 के आंसर्स में समझना है। सबसे पहले पॉस डी कॉब क्या है, तो दे आर डिफरेंट फंक्शंस वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग और डी से डायरेक्टिंग। फिर एक बार दोहरा दूं, पॉस डी कॉब, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, याद रखिए एस से स्टाफिंग है और डी से है डायरेक्टिंग। इसके अलावा को जो है इट स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, को बोले तो कोऑर्डिनेशन, को बोले तो कोऑर्डिनेशन, को बोले तो कोऑर्डिनेशन। तालमेल होना बहुत जरूरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स का आपस में तालमेल बेहद जरूरी है, तो को यानी कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा पॉस डी कॉब में ये जो आर और बी है वो है रिपोर्टिंग और बजटिंग का। हालांकि मॉडर्न डे मैनेजमेंट गुरुज ने रिपोर्टिंग और बजटिंग को जो है क्लब कर दिया गया है, समराइज कर दिया है और समराइज करके रिपोर्टिंग और बजटिंग जो है वो बन जाता है सी से कंट्रोलिंग। तो इस तरह से आपके सभी फंक्शंस स्लाइड पर आपको नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार है। यहां पर जितने फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसके अलावा स्टाफिंग, इसके अलावा डायरेक्टिंग, कमांड और कंट्रोल, यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जैसे फंक्शंस हैं, इस चैप्टर का फ्लो बहुत ही सिंपल सा है। आपको पहले फंक्शन, उसका मीनिंग और डेफिनेशन समझना है। फंक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन समझो, मीनिंग समझो, डेफिनेशन समझो, फंक्शन समझो, मीनिंग समझो, डेफिनेशन समझो, और फिर आंसर आएगा उसके इंपॉर्टेंस का। यानी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बस इसी प्रकार के 6 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जहां आप प्लानिंग 1, ऑर्गेनाइजिंग 2, 3 स्टाफिंग, 4 डायरेक्टिंग और इसके अलावा 5 कोऑर्डिनेशन और 6 कंट्रोलिंग, ये 6 फंक्शंस के इंपॉर्टेंस आपको पढ़ने हैं। हर आंसर 10 पॉइंट का आंसर है। आसानी से सारे आंसर हमारे वीडियोस के जरिए आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हमारी चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट रेडी है और उसमें आपको ऑलरेडी हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। नए वीडियोस लगातार आते रहेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा भी अपने यूनिट टेस्ट वगैरह के लिए थोड़े पीछे छूट गए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट के वीडियोस देखिए, आपको बेहद काम आएंगे। चलिए आज हम पहला फंक्शन डिटेल में समझ लेते हैं इस बेहद जबरदस्त से कीवर्ड के साथ, पॉस डी कॉब के बाद। अब दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि यार अपना जो अगला आज का फंक्शन है वो है पी से प्लानिंग। तो चलिए प्लानिंग को डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब प्लानिंग की बात आती है तो याद रखिए प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कैसा फंक्शन? बेसिक फंक्शन, यानी शुरुआत जो है मैनेजर के कामकाज की वो प्लानिंग से ही होती है। पहले आपको जॉट डाउन करने पड़ते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके मकसद क्या हैं, आप क्या ऑर्गेनाइजेशन में हासिल करना चाहते हैं, कितने प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, कितना सेल्स करना चाहते हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं ना वो आपको दोस्तों पहले जॉट डाउन करने पड़ते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लानिंग एंड दैट इज व्हाई ये बेसिक फंक्शन है। इसी से शुरुआत होती है और यही बाकी फंक्शंस को काम भी आता है। दैट इज व्हाई याद रखिए प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एवरी फंक्शन इज बेस्ड ऑन अ प्लानिंग। हर फंक्शन प्लानिंग पे बेस्ड है, हर फंक्शन प्लानिंग पे बेस्ड है, हर फंक्शन प्लानिंग पे बेस्ड है। एकदम आसानी से दोस्तों याद रखिए इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। क्या है ये प्लानिंग? तो भाई पहले से डिसाइड कर लेना है क्या करने वाले हो, किस तरह से करने वाले हो, पहले से डिसाइड कर लेना, मतलब प्लानिंग।
प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, मतलब यार ध्यान से बारीकी से लॉजिकली सोचो, इलॉजिकली मत सोचो। आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगी, आउट ऑफ द बॉक्स करूंगा, ये पटेली में चली जाती है। लेकिन यार लॉजिकल सोचना भी बहुत जरूरी है और उसी को प्लानिंग कहते हैं। साथ ही साथ रैशनल डिसीजन मेकिंग भी करना चाहिए, यानी एकदम सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए, फैसले अच्छे से करने चाहिए। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, यानी मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशन के वो, एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, यानी दोस्तों आपका मकसद क्या है वो आप पहचानिए प्लानिंग में, और उसको कैसे हासिल करना है उसके लिए वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, यानी अलग अलग रास्ते खोजिए कि किस तरह से आप उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप जो रोड मैप तैयार करते हैं ना, उसी से ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सिंपल है ना, एक आर्किटेक्ट है वो डायरेक्ट बिल्डिंग खड़ी करने नहीं देता है, वो पहले एक मॉडल बनाता है। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े ऑफिस के अंदर बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं, उनसे एक मॉडल बनवा लेते हैं बिल्डिंग का। वो मॉडल के जरा भी 19-20 बिल्डिंग नहीं बनती, इंजीनियर्स को कहा जाता है कि इसी तरह की बिल्डिंग बनानी है, और यही बहुत जबरदस्ती प्लानिंग होती है। दोस्तों प्लानिंग इज डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, आगे जाकर क्या करना है उसे डिटेल में डिस्कस कर लेना, उसी को समझ लेना इज कॉल्ड एज अ प्लानिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्लानिंग का मीनिंग आपको समझा होगा। दोस्तों हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर कॉन्सेप्ट बड़े ही क्लियर हैं, पहले मीनिंग है फिर डेफिनेशन है, पहले मीनिंग है फिर डेफिनेशन है, पहले मीनिंग है और फिर डेफिनेशन है। दोस्तों याद रखिए डेफिनेशंस दो दिए गए हैं यहां पर, एक है हेरोल्ड कून्स का डेफिनेशन, और साथ ही साथ यहां पर दूसरा जो डेफिनेशन है वो है जेम्स स्टोनर का डेफिनेशन। यस, हेरोल्ड कून्स एंड जेम्स स्टोनर के दो डेफिनेशन है, आप कोई भी एक बाय हार्ट कर सकते हैं, दिमाग में फिट कर सकते हैं, और फिर बोर्ड एग्जाम में आपको जो ठीक लगे वो प्रेजेंट कीजिए। आसान से दोनों ही डेफिनेशन है। हेरोल्ड कून्स और ओ डोनल जो है वो कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या डिसाइडिंग इन एडवांस? क्या डिसाइडिंग इन एडवांस? क्या डिसाइडिंग इन एडवांस? काय तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। ससुरा का करना है, हाउ कैसे करना है, और कब करना है, ओह हु इज टू डू इट कौन करेगा है, समझ रहे हो? सारे सवाल है, सारे के सारे सवाल जो है मैनेजर पूछ डालता है और खुद ही से पूछ के खुद ही जवाब दे डालता है। बड़ा ही टेंशन वाला काम है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। बड़ा ही सिंपल है, देखिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज है वो कैसे होगा, कौन करेगा, किसे वो काम असाइन किया जाएगा, वर्क एथिक्स क्या होंगे और किस तरह से किस दिशा में काम होगा, ये सारी बातें जो हैं यहां पर प्लानिंग के अंदर की जाती हैं। प्लानिंग एग्जैक्टली है क्या? तो इट इज ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो बहुत सिंपल है भाई, एक ब्रिज है, आप अभी जहां हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बीच का ब्रिज है प्लानिंग। अगर आप अच्छी प्लानिंग करेंगे तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। यस, इसी प्लानिंग के जरिए आप पॉसिबल जो चीजें हैं वो समझ पाएंगे, विच वुड नॉट अदरवाइज। अगर आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। प्लानिंग कीजिए ताकि आप सारी पॉसिबिलिटीज को समझ पाए। उम्मीद करता हूं पहला डेफिनेशन आप समझोगे। एक और जबरदस्त और सबसे इजी और सबका फेवरेट डेफिनेशन है जेम्स स्टोनर का। प्लानिंग इज द process. Planning is the process. Planning is the process of what? Establishing goals and a suitable course of action to achieving those goals. आसान है, एकदम आसान है। क्या कह रहा है? कह रहा है बहुत ही सिंपल है, पहले डिसाइड करो फिर अचीव करो, डिसाइड करो फिर अचीव करो, बहुत ही सिंपल है। एस्टैब्लिशिंग गोल्स, पहले गोल्स को एस्टैब्लिश करो और फिर कैसे उन्हें अचीव करोगे उसके रास्ते डिसाइड करो। Establish goals and suitable course of action to achieve those goals. Establish, achieve. Establish, achieve. जेम्स स्टोनर भाई का आसान सा डेफिनेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग समझ गए होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि चैप्टर का फ्लो बड़ा ही सिंपल सा है। आपको सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग,
फिर पढ़ना है डेफिनेशन और फिर आता है इंपॉर्टेंस का आंसर। जी हां दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो यहां पर कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर है, बेहद ही जबरदस्त आंसर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आंसर को दिमाग में फिट करने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS। 10 पॉइंट का आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, आंसर का नाम CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS। जी हां, C से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, I से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, D से डिसीजन मेकिंग, O से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, F से 2 पॉइंट्स हैं यहां पर फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट्स अदर फंक्शन, इसके अलावा पाथ ऑफ एक्शंस और प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, और M से मिनिमाइजेस रिस्क एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आप याद रख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट कोड CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS। चलिए बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहां पर CID ऑफ PMS में निकल करके आता है C से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जी हां दोस्तों, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। कैसा? सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। याद रखिए दोस्तों यहां पर कि यार बहुत जरूरी है कि आपका ध्येय, आपका लक्ष्य क्लियर हो। अगर आपका लक्ष्य ही क्लियर नहीं, आपको पता ही नहीं कहां जाना है, तो आप खो जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके क्लियर गोल्स हो, आपको ट्रांसपेरेंसी हो, आपको पता हो किस दिशा में काम कर रहे हैं आप। एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग विल हेल्प यू इन सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आपका मकसद क्लियर होगा, आपका टारगेट, आपका एम, आपका गोल क्लियर होगा और इससे आप बेहतर काम कर पाएंगे। जी हां, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। यस, आप सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद उनको कैसे अचीव करना है उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। यानी आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन की औकात क्या है और हम कहां पहुंचना चाहते हैं, वहां कैसे पहुंचेंगे, यही होती है प्लानिंग। इट हेल्प्स यू इन सेटिंग clear objectives, helps you in setting clear objectives। C for clear objectives, C for clear objectives। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है CID में I से improves performance। ये पॉइंट बड़ा ही जबरदस्त है। improves performance ये आपको हर फंक्शन में काम आएगा, सभी फंक्शंस में ज्यादातर ये उपयोग में आने वाला है। याद रखिए दोस्तों, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कोई भी फंक्शन हो मैनेजमेंट का, हर फंक्शन आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ही होता है। जी हां, प्लानिंग यहां पर सबसे खास है और सबसे पहला फंक्शन है, दैट इज व्हाई इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। आप प्लान के हिसाब से चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी गति को बढ़ा पाएंगे, स्पीड को बढ़ा पाएंगे, एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और इससे कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। दैट इज व्हाट इज इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। जी हां दोस्तों, याद रखिए, इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स and selecting a course of action. It is beneficial for organization. Why? Planning leads to efficient working of the employees। यानी जो भी employees है ना, वो efficiently काम करने लग जाते हैं, अच्छे से काम, बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। Due to proper planning, the employees can work according to timely guidelines, according to समय समय की गाइडलाइंस जो मिलती हैं उनका वो पालन कर पाते हैं। दिस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, यस, दिस प्रॉपर प्लानिंग, यही प्लानिंग के जरिए परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी मुनाफा बढ़ता है, मुनाफा बढ़ता है, मुनाफा बढ़ता है, इसीलिए तो परफॉर्मेंस हायर हो रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। सी से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और आई से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, आंसर का नाम CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS, CID ऑफ PMS। जी हां दोस्तों, आई से इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। ये जो अगला पॉइंट निकल करके आता है ना दोस्तों, ये अगला पॉइंट है यहां पर D से डिसीजन मेकिंग। CID का D डिसीजन मेकिंग, CID का D डिसीजन मेकिंग, CID का D डिसीजन मेकिंग।
क्लियर ऑब्जेक्टिव, इंप्रूव परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग। एकदम आसान है, निर्णय लेने की आपकी क्षमता को इंप्रूव करता है। आप एकदम रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के साथ डिसीजंस ले सकते हैं। दैट इज व्हाट देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग गोल्स। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या? टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव म्हणजे वागाचे पंजे। यहां पर बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस तो होते हैं, इन बहुत सारे ऑप्शंस में से, जी हां, बहुत सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ना, वो पहचानना प्लानिंग का काम है। याद रखिए दोस्तों, बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसीडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स। याद रखिए ये लाइन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव प्री डिफाइंड गोल। जो आपका पहले से गोल आपने सेट करके रखा है ना, उस गोल को आप अच्छे से एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन अपना करके पूरा कर पाते हैं। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक अ रैशनल डिसीजन। कैसा डिसीजन? रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन का मतलब ही होता है नॉर्मल डिसीजंस। ये कोई ड्रास्टिक या आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस नहीं होते, ये नॉर्मल डिसीजंस होते हैं, लेकिन वो अच्छे से लेने में मदद मिलती है प्लानिंग के जरिए। तो यहां पर डी से डिसीजन मेकिंग। उम्मीद करता हूं CID आप समझ पाएंगे, हमारा शॉर्ट कोड है CID ऑफ PMS। तो यहां पर 3 पॉइंट्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, I से इंप्रूव परफॉर्मेंस और D से डिसीजन मेकिंग। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, O से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और मैं आपको आज ही बता दूं, ये हम जितने भी आंसर्स पढ़ने वाले हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़े हम, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, ये जितने भी फंक्शंस हैं सब में ये पॉइंट कॉमन है। मार्क कर लेना, हर एक में काम आएगा, नाम बदलेगा, काम वही है, एक बाम तीन काम, झंडू बाम। भाई याद रखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जी हां, यानी प्लानिंग के जरिए आप रिसोर्सेस को वेस्ट होने नहीं देंगे, आप रिसोर्सेस को पूरी तरह से यूज करेंगे। कोई मशीनरी अगर 100 किलो का प्रोडक्शन कर सकती है, तो यार उसमें अगर मैं 70 किलो ही प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं नुकसान कर रहा हूं, रिसोर्स को वेस्ट कर रहा हूं। मुझे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि यार पूरा 100 kgs मैं प्रोड्यूस कर पाऊं उस गिवन मशीन में से। तो यही होती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली कामकाज होते रहना चाहिए। यस, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसा? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसा? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज। इट आल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब कंप्लीट, फुल्ली, पूरा अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, विच ब्रिंग्स हाइयर एफिशिएंसी। इससे क्या होता है? हाइयर एफिशिएंसी आती है एंड बेटर रिजल्ट्स। याद रखिए, वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस बाय प्रॉपर प्लानिंग। यानी अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो आप वेस्टेज को रोक सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स एक एक करके आपको समझ में आ रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं CID ऑफ PMS। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं CID ऑफ PMS और यहां अगला जो पॉइंट है ऑफ के अंदर F से है। F से 2 पॉइंट्स, फैसिलिटेट्स। जी हां, याद रखिए, F से फैसिलिटेट्स क्या? कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा फैसिलिटेट्स अदर फंक्शंस। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, टाइम वेस्ट करने वाले पॉइंट ही नहीं है, एकदम आसान पॉइंट है। क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक बोलती है कि भाई ये जो प्लानिंग वाला फंक्शन है ना, ये फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट यानी हेल्प करता है, मदद करता है, बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होता है। किसको? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज को। किसको? मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन को। तो बहुत ही सिंपल बात है, प्लानिंग इतना अच्छा फंक्शन है, इतना जबरदस्त फंक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो दूसरे फंक्शंस की भी मदद करता है। वो तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। परचेज वाले को सेल्स वाले से कोऑर्डिनेट करवाता है, पेमेंट वाले को रिसिप्ट वाले से कोऑर्डिनेट करवाता है, इन सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करवाता है। साथ ही साथ जो रेगुलरली रूटीन एक्टिविटीज होती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अंदर भी फैसिलिटेट होता है कोऑर्डिनेशन। और यहां पर याद रखिए, प्लानिंग अगर होगी ना तो हर किसी का कोऑर्डिनेशन होगा, हर किसी का तालमेल होगा। और यही प्लानिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि वो सभी फंक्शंस को हेल्प करता है। प्लानिंग है तो आप रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, प्लानिंग है तो आप अच्छा स्टाफ रख पाएंगे, स्टाफिंग अच्छी कर पाएंगे, आप प्लानिंग के हिसाब से डायरेक्शन दे पाएंगे, डायरेक्टिंग कर पाएंगे, और कोऑर्डिनेशन भी इसी से आएगा, कंट्रोल भी इसी से आएगा। यानी जितने भी फंक्शन इस पूरे चैप्टर में है ना, इन सभी फंक्शंस की जड़, इन सभी फंक्शन की बुनियाद है
प्लानिंग। तो ये दोनों पॉइंट्स काफी इजी हैं, एकदम इजी पॉइंट्स है, टाइम वेस्ट करने वाले पॉइंट नहीं है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर व्हिच इज कंसीडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मतलब प्रोसेस जो है प्लानिंग का, उसमें सारी एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज आ ही जाती हैं। Thus various departments work as per the overall plan and coordination is achieved। जो प्लान बनाया है उसी के हिसाब से सब सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन अचीव हो जाता है। सिंपल है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये अदर मैनेजमेंट फंक्शंस को भी हेल्प करता है। तो यार एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। इतनी मस्त बात बोल रहा है भाई, प्लानिंग गोल सेट करना होता है और गोल के हिसाब से ही तो बाकी सारे फंक्शंस काम करते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स गोल के लिए ही काम करते हैं। तो गोल अचीव होगा, गोल बनेगा तो यार गोल अचीव होगा ना। गोल बनाया ही नहीं किसी ने तो अचीव कैसे होगा। तो प्लानिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing etc cannot be undertaken। यानी भैया अगर प्लान ही नहीं किया तो बाकी फंक्शंस भी नहीं चल पाएंगे। प्लानिंग बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं CID ऑफ के 2 F आपको समझ गए होंगे, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। CID ऑफ PMS में अगले जो पॉइंट्स हैं वो हैं P से provides path of action, P से provides path of action and similarly promotes innovative ideas। जी हां, P से provides, P से promotes, P से provides, P से promotes, P से provides, P से promote। पाथ ऑफ ऍक्शन म्हणजे काय तर लक्षात ठेवा, जर तुमच्या समोर एक रस्ता असेल तर तुम्ही त्या रस्त्यावर चालून मस्तपैकी तुमच्या लक्ष्याला, तुमच्या गोल्सला अचीव करू शकाल। याद रखिए दोस्तों, आपने रोड मैप ही नहीं बनाया है तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आप ब्लैंक हो जाएंगे, कंफ्यूज फील करेंगे, जगह जगह पर प्रॉब्लम से डरने लगेंगे। लेकिन अगर एक प्रॉपर पाथ ऑफ एक्शन आप फॉलो कर रहे हैं तो आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। बिल्डर जब आर्किटेक्ट जो है वो एक मॉडल बनाता है ना बिल्डिंग का, तो वो मॉडल ही पाथ ऑफ एक्शन है। उसी के हिसाब से जो है बिल्डिंग बनती है और इंजीनियर्स काम करते हैं। वैसी ही पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं, वैसे ही जो है पिलर्स बनाए जाते हैं और उसी तरह से एज इट इज काम किया जाता है। तो पाथ ऑफ एक्शन बहुत जरूरी है। विदाउट पाथ ऑफ एक्शन नथिंग कैन हैपन। और ये पाथ ऑफ एक्शन कौन करवाता है, कौन बनाता है? प्लानिंग ही तो बनवाता है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। प्लानिंग इंश्योर्स दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। पहले पॉइंट में भी हमने यही पढ़ा ना, सेट क्लियर गोल्स, दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग राइट थिंग्स। याद रखिए, ये जो प्लानिंग का फंक्शन है यही तो गाइडेंस देता है, राइट चीजें करने का गाइडेंस, और इसी से हम आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। तो पहला बहुत ही आसान सा पॉइंट, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। इसके अलावा दूसरा जो है वो है प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो यहां याद रखिए कि यार प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है ना जो इनोवेशन को भी हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हिच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। यानी जो क्रिएटिव, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उन्हें प्रमोट करने का काम भी प्लानिंग लेवल पर ही होता है। लोगों से पूछा जाता है, ग्रुप एक्टिविटी है तो उनके भी राय मशवरा, उनका भी सलाह सूचन लिया जाता है और इसी से नए आइडियाज जो हैं उभर करके सामने आते हैं और इनके ऊपर रैशनल डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो याद रखिए कि यार अच्छे आइडियाज होंगे, these innovative ideas और innovative plans result into attainment of goals, यानी गोल्स भी आसानी से अचीव हो पाएंगे। तो आसान से पॉइंट है, दोनों ही पी बहुत आसान है। provides path of action and promotes innovative ideas यानी क्रिएटिव आइडियाज। हम पढ़ रहे हैं CID ऑफ PMS, आसान से पॉइंट है बॉस। C से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, I से हमने पढ़ा इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, यहाँ D से डिसीजन मेकिंग, O से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, 2 F पढ़े फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेट्स ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, और अभी अभी 2 P पढ़ लिए हमने, पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है और प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर, और ये जो आखिरी 2 पॉइंट्स है ना, आहा बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है, एकदम आसान से पॉइंट्स है। और आप देख सकते हैं सबसे पहले M से मिनिमाइजेज द रिस्क। आहा, हर बिजनेस में रिस्क तो होता है, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज यानी कम तो जरूर कर सकते हैं। और अगर आप प्लानिंग करेंगे तो ये रिस्क अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग का जो फंक्शन है ना वो रिस्क को मिनिमाइज करता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, आगे की सोचना,
पहले से सोचना, अहेड ऑफ टाइम सोचना कि आने वाली सिचुएशन कैसी होगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस. By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes. How to deal? Way to deal changes and uncertain events. तो यार कोरोना काल आने वाला है, ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन जो कंपनियां पहले से फ्यूचरिस्टिक थी और ऑनलाइन पहले से थी, उनको कोरोना काल आने के बाद उतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उनका रिस्क जो था वो पहले से मिनिमाइज था. तो ये प्रॉपर प्लानिंग के जरिए ही हो पाता है. प्लानिंग रिस्क को मिनिमाइज कर देता है. इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टनिटीज ऑफ फ्यूचर. उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझा होगा. आखिरी पॉइंट की बात करूं तो ये है एस से सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग. दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉइज को एज अ मैनेजर बताते रहें कि किस तरह से काम करना है और कितना काम होना चाहिए. अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो एक दिन में आपको कितना काम करना है, महीने में आपको कितना काम करना है, ये फिक्स्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए. प्लानिंग के जरिए ये स्टैंडर्ड सेट करने में आसानी होती है और इससे और ज्यादा एम्प्लॉइज एफिशिएंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. जी हां दोस्तों, याद रखिए, प्लानिंग इज सेट आउट standards for controlling, so the actual performance can be compared with the standards and managers can find out the deviation. बहुत सिंपल है. अगर आपने किसी को बोला है कि यार एक दिन में इतना काम करना है, तो दिन के खत्म होते ही एज अ मैनेजर आप चेक कर पाएंगे कि यार उतना काम हुआ भी है नहीं, और जितना काम हुआ है वो जितना सोचा था उससे कितना कम या कितना ज्यादा है, ये आप पता लगा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो याद रखिए डिविएशन जो है उसको आप रेक्टिफाई कर पाएंगे. फर्क, डिविएशन यानी डिफरेंस, फर्क कितना है आपने सोचा था उसमें और जितना काम हुआ है उसके अंदर, तो डिविएशन समझ पाएंगे. एंड दिस कैन बी ब्रिज्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स. देयरफॉर planning provides basis for control. Planning provides basis for control. Planning provides basis for control. तो यहां पर आखिरी पॉइंट हमने कर लिया CID ऑफ PMS में, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे. यहां पर हमने 10 पॉइंट का ये बेहतरीन सा आंसर कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और आंसर का नाम CID ऑफ PMS. CID ऑफ PMS, clear objective, improves performance, decision making, O से optimum use of resources, F से 2 points, facilitates coordination and facilitates other function. इसके अलावा P से आप देख सकते हैं path of action, promotes innovative ideas, M से minimizes risk and S for setting standards of controlling. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे ही पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे. जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए. हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.